बेटा, आज हम करेंगे आपके विज्ञान का पाठ 2 प्राणियों में पोषण। तो बेटा, पोषण क्या होता है? इसमें भोजन ग्रहण करने और शरीर में इसके उपयोग की विधि आती है। मतलब हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं। सिर्फ भोजन करना ही पोषण नहीं होता, उस भोजन का शरीर में किस प्रकार से उपयोग होता है शक्ति ऊर्जा के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पोषण में आती हैं। तो उसके लिए हमें पढ़ना है बेटा, पाचन क्या होता है। हमें पाचन क्रिया को समझना पड़ेगा। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में अलग अलग पाचन तंत्र के अंग हैं जो उस खाने को सिंपल रूप में बदलते हैं, सरल पदार्थों में बदलते हैं। वो मैं भी आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं पाचन। तो चलिए बेटा, अब मैं आपको बताती हूँ मानव में पाचन कैसे होता है, हम इंसानों में पाचन कैसे होता है। तो बेटा, पहले हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से शरीर के अंग हैं जो कि पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। सबसे पहला है मुख गुहिका। ये देखो, ये चित्र है। चित्र में मुख गुहिका मतलब जहाँ से हम खाना अपने मुँह में डालते हैं। फिर दूसरा है ग्रसिका। ग्रसिका है बेटा ये नली, जो आहार की खाने की नली होती है। ठीक है, फिर है आमाशय। आमाशय ये रहा बेटा, जे की शेप का है, जैसे जे ऐसा होता है ना, तो उसी शेप का ये आमाशय है। ठीक है, फिर क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र है ये छोटी आंत, ये जो इतने यहाँ पे कॉइल ऐसे ऐसे घेरा बन के है यहाँ पर। और फिर एक होती है बृहदांत्र। बृहदांत्र ये मोटी वाली, ये मोटी वाली है ना बाहर भूरे भूरे रंग की, ये बृहदांत्र है। और फिर है छठा गुदा। गुदा मतलब जहाँ से मल बाहर आता है। ठीक है, तो बेटा यह सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। ये जो हमने अभी 6 भाग पढ़े हैं, ये सब मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा आहार नाल में कौन कौन से अंग हैं, तो आप ये सब कुछ लिख के दिखाएंगे, जो ये हमने यहाँ पर 6 पॉइंट्स लिखे हैं। चलिए बेटा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है इन सब अंगों की मदद से। देखो बेटा, सबसे पहले हम मुंह में खाना डालते हैं। ठीक है, हमारे मुंह से खाना अंदर जाता है। यहाँ से खाना अंदर गया और हमारे मुंह में दांत होते हैं ना, तो दांत उस खाने को खूब चबाते हैं। फिर हमारे मुंह में, जीभ में एक लाला ग्रंथि होती है जो कि पाचक रस छोड़ती है, और वो हमारे खाने के साथ मिलती है। और जब हम दांतों से उसे खूब चबाते हैं, तो जो खाना होता है उसका आधे से ज़्यादा पाचन यहीं पर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमें खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। अब क्या होता है बेटा, जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। अब आपने मान लो एक पराठा खाया, पराठा में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है। अब हमने जब उसे मुंह में डाला और उसे खूब चबाया, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका पाचन समझ लो मुंह में ही हो जाता है। और उसमें कौन सहायता करता है? एक लाला ग्रंथि से लार निकलती है। ठीक है, लार एक पाचक रस है जो कि खाने को हमारे मुंह में ही पचाना शुरू कर देती है, पर हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट पचते हैं, प्रोटीन और वसा का पाचन हमारे मुंह में नहीं होता। अब क्या हुआ बेटा, खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा कर, गला गला कर खाना चाहिए, चबा कर अच्छे से। अब जब वो खाना हमने घोट लिया, तो इस ग्रसिका से वो यहाँ आया और फिर वो घुस गया अमाशय में। अब अमाशय में भी, अमाशय की जो भीतरी सतह है, देखो बेटा ये तो बाहरी हो गई, और जो उसके अंदर की सतह है, ये भी, इसमें से भी पाचक रस निकलते हैं। ठीक है, और पाचक रस के साथ साथ इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसके अंदर, जो कि क्या करता है, जीवाणु जो हमारे खाने के साथ है ना, कई बार बैक्टीरियाज, जर्म्स चले जाते हैं, उनको वो नष्ट कर देता है। और साथ में वो क्या करता है, ये जो अमाशय है, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। जैसे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो अमाशय में पाचन होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन को पचाने के लिए
अम्लीय होना ज़रूरी है, तो इसलिए अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, HCl। वो अभी आप बड़ी क्लास में भी पढ़ोगे और आपका अम्ल क्षार वाला लेसन है उसमें भी आएगा। तो हमने यहाँ पहुँचा खाना, और यहाँ पर क्या है बेटा, प्रोटीन पच जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा खाना देखो यहाँ से आता है, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पर हमें बड़ी आंत दिख रही है, लेकिन बड़ी आंत के पीछे से ये जो अमाशय है वो छोटी आंत से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पीछे से ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर खाना छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भी क्या होता है, इस छोटी आंत से पहले हम ये देखेंगे यकृत और अग्न्याशय। ये देखो यहाँ दिखाए हुए हैं, यकृत ये लाल लाल रंग का है, इसमें से भी पाचक रस निकलते हैं, और जो यकृत से पाचक रस निकलते हैं वो इस पित्ताशय में, जो ये हरे रंग का छोटा छोटा दिखाया हुआ है, इसमें जमा हो जाते हैं। फिर ऐसे ही अग्न्याशय में भी पाचक रस होते हैं, वो सारे मिलकर कहाँ चले जाते हैं, छोटी जो हमारी शुद्धांत्र है, छोटी ये वाली जो छोटी आंत है, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, यहाँ पर जब ये सारे पित्त रस मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो वसा होती है, बड़े बड़े जो वसा के कण होते हैं वो छोटे कणों में टूट जाता है, और प्रोटीन का भी पूरा पाचन हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको वहाँ से ढंग से पढ़ना है। तो छोटी आंत में तो बेटा हमने देखा, छोटी आंत में हमारे खाने का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। फिर इस छोटी आंत में बेटा उंगलियों जैसी संरचना होती है, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी फ़ोटो में, ठीक है। उनको बोलते हैं दीर्घरोम या रसांकुर। वो क्या करते हैं, उनमें वो सारा जो पचा हुआ खाना है, उसमें से जितना भी, अब जो खाना है वो सॉलिड नहीं है, अब वो पच चुका है, बिल्कुल पानी हो चुका है, तो वो जो उंगलियों जैसी संरचना होती है, जिन्हें कि दीर्घरोम कहते हैं, वो सब उस खाने को चूस लेते हैं, उनका अवशोषण कर लेते हैं। फिर उन दीर्घरोम के अंदर बेटा खून की पतली पतली वाहिकाएं होती हैं, नलियाँ होती हैं खून की, और उन खून की नलियों से जो सारा पचा हुआ भोजन है वो हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, ठीक है। और क्या होता है, जब सभी अंगों तक वो खाना पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, जिससे हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आती है बड़ी आंत, ये जो आपको भूरे भूरे से रंग की दिखाई दे रही है, तो ये थोड़ी मोटी मतलब चौड़ी होती है छोटी आंत के मुकाबले। और ये क्या करती है, ये जो खाने में कुछ लवण बच जाते हैं और जल, उसको वो सोख लेती है, और बाकी जो खाने में ठोस अर्ध ठोस जो मल के रूप में बच जाता है, मतलब जो वेस्ट होता है, उसको मलाशय में जमा जाता है, और वो गुदा द्वार से, ये देखो यहाँ पर मलाशय है, यहाँ पर दिखाया हुआ है, और फिर वो गुदा द्वार से पॉटी के रूप में बाहर निकल जाता है। देखो बेटा, पाचक तंत्र क्या होता है, ये जो मैंने अभी आपको सारे ग्रसिका, मुख गुहिका, अमाशय, अग्न्याशय सब दिखाए हैं ना अंग, वो सारे अंग मिलकर, ये जो आहार नाल के सारे अंग हैं वो मिलकर, और ये जो पाचक ग्रंथियां हैं, ये जो पाचक ग्रंथियां हैं, लाला ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय, ठीक है, ये सब मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो ग्रंथियां हैं ये पाचक रस का स्राव करती हैं, मतलब हमारे खाने में पाचक रस छोड़ती हैं जब वो हमारे मुंह के अंदर जाता है और शरीर के अंदर अलग हिस्सों में जाता है, और इन पाचक रसों की मदद से हमारा खाना पचने में मदद मिलती है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने आपके लिए यहाँ पर अलग से लिख दिया था आपको, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो कि भाई अमाशय में कौन कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, श्लेष्मा होता है और पाचक रस होता है, ठीक है। और इनका क्या काम होता है, अमाशय में काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन। ये मैंने आपके लिए अलग से नोट्स बना दिए हैं। फिर दूसरा है यकृत, ठीक है। यकृत भी हमारी ग्रंथि है, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। ये 1 नंबर में ज़रूर आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो आप यकृत लिखेंगे। अब यकृत में कौन सा रस होता है, पित्त रस, ठीक है। और वहाँ काम क्या होता है, यकृत में वसा का पाचन होता है,
फैट का। जैसे आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, ऐसे ही यकृत में वसा का पाचन होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अग्न्याशय। अग्न्याशय में क्या होता है? अग्न्याशय, इसमें अग्न्याशयिक रस होते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे फोटो में दिखाया था उनके नाम होते हैं। अभी 7th क्लास में आपको उन रसों के नाम नहीं बताए गए, नहीं तो इन जो पाचक रस होते हैं इन सब के अलग अलग नाम होते हैं, तो उनमें वो रस होते हैं। और अग्न्याशय में किसका पाचन होता है? मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सरलीकरण होता है। मतलब जो हमने मुंह से खाया वो जटिल रूप में था, फिर वो पच के सरल रूप में अग्न्याशय में पचते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटा शुद्धांत्र। शुद्धांत्र मतलब छोटी आंत। शुद्धांत्र मतलब छोटी आंत। अब छोटी आंत में भी रस पाया जाता है, उसे बोलते हैं आंत्र रस। और यहाँ क्या होता है? यहाँ भोजन का पूरा पाचन हो जाता है छोटी आंत में। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो छोटी आंत है उसमें उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो जैसे यहाँ इस फोटो में दिखाया है, इस फोटो में जो दिखाया हुआ है, देखो ये उंगली जैसे है ना, उंगली उंगली जैसे बने हुए हैं, जिनको दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो फोटो है इसमें इनको थोड़ा बहुत बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो बेटा देखो ये ऐसे ये उंगली नुमा, उंगली के जैसे आकार के होते हैं। और इसके अंदर ये देखो, ये जो लाल लाल दिखाए हुए हैं ना इन्होंने, ये हैं रुधिर वाहिकाएं, मतलब खून की नलियां हैं। खून की नलियां हमारे शरीर में सारा ले जा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या खाने को ले जाने का काम खून करता है, ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्टर है खून। तो खून की बारीक बारीक नलियाँ होती हैं जो कि छोटी आंत में पचे हुए खाने को सोख लेती हैं और शरीर के सारे भागों तक ले जाती हैं। अब बेटा जो छोटी आंत होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बृहदांत्र पर, मतलब बड़ी आंत। इसका मतलब है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है। अब बेटा आप लोगों को अजीब सा नहीं लगा ये कि जो जिसको छोटी आंत कह रहे हैं वो लंबी है ज़्यादा, और जिसको हम बड़ी आंत कह रहे हैं वो छोटी है? तो ये बेटा इनकी लंबाई से नहीं, इनकी मोटाई, इनकी चौड़ाई के ऊपर होता है। ठीक है, जो छोटी आंत है, ठीक है, वो पतली होती है, और जो बड़ी आंत है वो चौड़ी होती है। और बड़ी आंत में क्या होता है? यहाँ जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है, और जो खाना पचता नहीं है वो मलाशय में चला जाता है और गुदा से बाहर निकाल दिया। देखो बेटा, अब हमने मानव में पाचन देख लिया कि हम लोगों में खाना कैसे पचता है, हमारे पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें से क्या क्या रस निकलते हैं, और कहाँ किस चीज़ अंग में किस चीज़ का पाचन होता है। अब हम देखेंगे इस फोटो में घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, कि क्या जो जंतु घास खाते हैं उनके अंदर भी हमारे जैसा ही पाचन होता है? तो नहीं बेटा, इनमें थोड़ा फ़र्क होता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो घास खाने वाले जानवर हैं उन्हें हम रोमंथी कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं रोमिनेंट। तो अगर कभी पेपर में आपके पास आ जाए घास खाने वाले जानवर कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे रोमंथी। तो बेटा इसमें क्या होता है, जैसे इन्होंने यहाँ गाय का चित्र दिखाया हुआ है, गाय, तो इसके गाय में 2 आमाशय होते हैं। ठीक है, इसके 2 आमाशय होते हैं। एक तो ये स्टार्टिंग में है, ये होता क्या है, गाय ने जब खाना खाया, ये वाला पहला वाला है, इसको रूमेन कहते हैं। ये जो ये है ना, जो ये ऊपर वाला, देखो बेटा, ये जो ये ऊपर वाला हरे हरे रंग का सा ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, गाय में 2 आमाशय होते हैं, इसको ये पहला आमाशय है और उसे बोलते हैं रूमेन। तो गाय क्या करती है, जब उसने घास खाया तो वो फटाफट फटाफट ना बिना चबाए उसे ढंग से निगल लेती है और यहाँ जमा कर लेती है। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे जो वो घास है वो टुकड़ों के रूप में उसके मुंह में आता रहता है, और फिर वो उसको चबाती रहती है। जैसे आपने देखा ना, गाय हमेशा, चाहे आपने उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया हुआ, पर वो मुंह ही चलाती रहती है, जुगाली करती रहती है।
तो ये जो मुंह चलाती रहती है जुगाली करना, उसको बोलते हैं रोमंथन। ठीक है, तो ये ऐसे करके अपने फिर उसको जो घास है उसको फिर धीरे धीरे चबाती रहती है और फिर उसे पचा लेती है। तो बेटा यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, जो घास है उसमें सेलुलोज होता है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये जो सेलुलोज है वो हम इंसानों में नहीं होता, मतलब हम नहीं पचा सकते इस सेलुलोज को। हमारे वाले खाने में उतना ज़्यादा सेलुलोज नहीं होता। ये जो कच्ची घास फूस होती है उसमें सेलुलोज होता है। तो क्या होता है कि इन जंतुओं में एक अलग तरीके का पाचक रस निकलता है जो इस सेलुलोज को पचा लेता है। हम मनुष्य उस सेलुलोज को पचाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे शरीर में वो वाला पाचक रस नहीं होता जो कि उस सेलुलोज को पचा लेता है। हाँ, तो चलिए बेटा, अब आपका मैंने ये पाठ करवा दिया है। आप लोगों ने अब क्या करना है, किताब में से इसको अच्छे से पढ़ना है, अपनी बुक में से। ठीक है, और थोड़े से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये आपने कुछ का तो मैंने आंसर दे दिया और बाकी आपको लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वसा का पूरा पाचन किस अंग में होता है? तो शुद्ध आंत्र में, मतलब छोटी आंत में। हमारे शरीर में पाई जाने वाली 3 ग्रंथियों के नाम लिखिए। हमारे शरीर में तो ग्रंथियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन जो अभी हमने पढ़ी हैं यहाँ पर पाचन तंत्र से रिलेटेड, जैसे यकृत है, लाला ग्रंथि है, अग्न्याशय है, तो वो आप इनके यहाँ पर नाम लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ बनता है? तो मैंने आपको बताया था यकृत में बनता है। ठीक है, फिर जो यकृत में पित्त रस बना वो कहाँ जाकर जमा होता है, कहाँ स्टोर होता है? वो पित्ताशय में होता है। तो बेटा जो आपकी किताब में भी चित्र बना हुआ है उसमें आप ध्यान से देखना, यकृत कहाँ है, पित्ताशय क्या है। ठीक है, दीर्घरोम क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। दीर्घरोम बताया था मैंने आपको, छोटी आंत में होते हैं, शुद्धांत्र में होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं वो आप किताब से पढ़ के लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, रूमिनेंट कौन होते हैं? ये भी मैंने आपको बताया था। और लास्ट प्रश्न है, रूमिनेंट में कौन सा, मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको वो पचाते हैं? तो वो है सेलुलोज। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर रूमिनेंट ना आकर यहाँ पर आएगा घास। ठीक है, घास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो आप लिखेंगे सेलुलोज। तो बेटा अब आपको ये पाठ दोबारा अच्छे से अपनी किताब से पढ़ना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए।